अब ये जो स्टार्ट अपने करे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको अपने ने एएस, इंडियन एएस के नाम से जानते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया की सारी कंपनीज अडॉप्ट करती है उसको, बराबर। और उसके लिए अंडरलाइन करना है, ये एमसीक्यू है पहले पहले पैराग्राफ में। 1977 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, यानी ये बनाया गया था। और उसको बोला जाता है एएसबी, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इंडिया में अकाउंटिंग करने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उनको बनाता है और उसको अप्रूव करवाता है। एएसबी इज अ कमिटी अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विच कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग होंगे वहां पे, एसएचएम और सीआईआई, एफआईसीसीआई, ये सब है ने जितने भी एसोसिएशंस है, वो किसके लिए एसोसिएशन है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए। मतलब वो लोग जो बिजनेस करते हैं इंडिया में और जिनको लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे बनने चाहिए जिससे पूरी कंट्री के स्टैंडर्ड्स एक दूसरी कंपनी को कंपेयर करवा पाए, इस तरह से बने। तो द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम वे, यानी वैसे ही बनाए गए एज द कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब आईएफआरएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसके लिए एक नाकास बनाया जाता है, मतलब नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो किसके अंडर में आता है? एमसीए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। एमसीए जे स्पेल आउट has to spell out the accounting standard applicable to companies in India as on the date। एमसीए ने कितने नोटिफाई किए? 39 एमसीक्यू साइड पे लिख दो। 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए, राइट। अब इसका बैकग्राउंड देखें तो द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाज नोटिफाइड बाय, अंडरलाइन करो इसको, नोटिफाई कौन करेगा? एमसीए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फेब्रुआरी 19 2015 को। और उसमें 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक जो नोटिफाई किए गए, और उसको वैसे ही नोट डाउन किया गया है जैसे आईएफआरएस के अंदर लिखा गया है। अब द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन द लिस्टिंग स्टेटस एंड नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। दो चीजें ध्यान में रखो, लिस्टिंग स्टेटस यानी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है कि नहीं, और नेटवर्थ, कितना टर्नओवर है उस कंपनी का, वो नहीं। नेटवर्थ यानी शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस उसके पास कितनी है उसको नेटवर्थ बोला जाएगा। टोटल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस कितनी है वो। नेटवर्थ यानी शेयर होल्डर्स फंड्स, सिंपल लैंग्वेज में। अब मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी, यानी कंपल्सरीली एप्लीकेबल, पहला फेज देखो। फेज वन में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी मैंडेटरी एप्लीकेबल, कंपल्सरी, मैंडेटरी का मतलब, टू द फॉलोइंग कंपनीज फॉर पीरियड्स बिगिनिंग ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2016, ये भी याद रखना है। और उसके बाद में ये 1 अप्रैल 2016, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 31 मार्च 2016 के बाद जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे न, वो सबको फेज वन के अंदर हमने चेंज करवाया। अब किसके लिए? तो ये देखो, कंपनीज हुज इक्विटी एंड और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। पहले क्या लिखा है? लिस्टिंग हुआ है कि नहीं, लिस्टेड यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ, और आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। और उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ आईएनआर और मोर, इंडियन रुपीज। 500 करोड़ रुपीज या तो उससे ज्यादा होने तो, और लिस्टेड होना चाहिए तो, पहला कंडीशन, पहली कंडीशन। दूसरी, कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर अदर देन दोज कवर्ड अबोव, भले लिस्टेड ना हो लेकिन फिर भी 500 करोड़ से ज्यादा अगर उसका टर्नओवर, सॉरी, नेटवर्थ हो, तो हम क्या मानेंगे उसको? फेज वन के अंदर ये मैंडेटरी एप्लीकेबल कराना पड़ेगा, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको अपनाने पड़ेंगे। फिर ये जितनी कंपनी ऊपर लिखी है ना दोनों में, उन सबकी सब्सिडियरी, होल्डिंग, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनी, उसके साथ जुड़ी हुई सारी कंपनी भी उसके अंदर आ गई। मतलब एक अकेली कंपनी नहीं, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी भी, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी, उस कंपनी का जिसके साथ ज्वाइंट वेंचर है वो भी, और उसकी एसोसिएट कंपनी यानी
उसके साथ काम करने वाली दूसरी कंपनी, बराबर, वो भी। अब फेज टू देखो। फेज टू कब से? 1 अप्रैल 2017, ऑन और आफ्टर, यानी 31 मार्च के बाद, 2017 के 31 मार्च के बाद ये एप्लीकेबल हुआ। अब ये किसके लिए? अब ऊपर जो लिखा है उसका बिल्कुल रिवर्स। लेस देन 500 करोड़ लिस्टेड हो, और जिसकी नेटवर्थ कितनी हो, 500 करोड़ से कम। या तो सेकंड कैटेगरी में क्या बोला है, सेकंड में अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी जो फेज वन और फेज टू के अंदर कवर, यानी पहले में, पहली जो लिस्ट है उसके अंदर नहीं कवर की गई हो, वैसे ही। पर याद रखो इसमें कैसा लिखा है, 250 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ हो और 500 करोड़ से कम। 250 एंड 500, अनलिस्टेड में कितना होना चाहिए, 250 एंड 500। ये पूरा का पूरा एमसीक्यू है, समझ लो। अब यहाँ पे, द कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर द इंडियन एस नोटिफिकेशन वुड कंटिन्यू टू अप्लाई विद एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। वो वैसे की वैसे ही आगे कंटिन्यू रहेगी, राइट। अब की डिफरेंस, इसके ऊपर नहीं, ऊपर में कोई भी नहीं आती ना, वो 2006 के अंदर जो लागू है वही चलता रहेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 डिफरेंस पूछे जाएंगे। 5 डिफरेंस पूछे जाएंगे, ये इतने सारा डिफरेंस है, लेकिन 5 पर पहले 5 लिखने के। हाँ, छेले 5 और बीच में से छोटे छोटे निकाल के नहीं लिखने के। हम्म? देखो एप्लीकेबिलिटी, डिवीजन 1। देखो ये ऊपर है ना, फेज 1 फेज 2 है, ये डिवीजन 1 डिवीजन 2 है, समझ लेना। डिवीजन 1 इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई। याद खाली इतना रखना है कि नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई के लिए डिवीजन 1, और रिक्वायर्ड टू कंप्लाई के लिए डिवीजन 2। हो गया, पहला याद भी हो गया। अब देखो व्हाट इट इंक्लूड्स। तो देखो इसमें डिवीजन 1 में क्या आएगा, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स, जो अपने नोट बनाते हैं ना, बराबर है, वो सारी नोट्स और एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन जो हो, इसमें भी ये सब चीजें तो कवर होगी। लेकिन इसमें एक चीज और बढ़ेगी दूसरे में, देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी शेयर्स अगर तुमने इशू किए हो या बाईबैक किए हो, तो वो सब भी इसके साथ में आएगा। अब इसमें नोट्स के बाद क्या लिखा गया है, देखो एफ में देखो, अ बैलेंस एज एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज एन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली और मेक्स अ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और व्हेन इट रिक्लासिफाइज आइटम्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सीधा ही ऊपर से चला गया, लिखा गया है वो समझ में नहीं आया, बराबर ना, इसलिए सुकून से पढ़ाना पड़ता। नहीं तो है ना, आगे तुमको समझ में नहीं आएगा। ये तो है ना, स्टार्ट हुआ है अभी, जब एफआर करोगे ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आएगा। वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो इतने चक्कर में आ जाओगे ना, ये सब ना पढ़ाओ तो। अब ध्यान देना, इसमें क्या बताया गया है कि तुमने डिवीजन 2 को इंक्लूड तो किया, बराबर, डिवीजन 2 को अप्लाई करना तुमने शुरू कर दिया। पर जिस दिन से तुमने अप्लाई करना शुरू किया, उसके पहले की तुमको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देनी पड़ती है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पीछे के साल की इफेक्ट भी तुमको अभी देनी पड़ेगी। यानी जो चेंज आज किया ना, वो आज के आज लागू नहीं हुआ, पिछले साल से भी लागू हुआ। तो जब से तुमने लागू करवाया उसको रिट्रोस्पेक्टिव बोला जाता है। वहां से लेके अभी तक जितनी भी तुमने इफेक्ट डाली ने, वो सबके स्टेटमेंट, और अगर तुमने डिवीजन 2 के अंदर उसको डालने के लिए जो भी रिक्लासिफिकेशन किया, मतलब એનું વર્ગીકરણ તમે अलग रीते करवानी शुरुआत करी, तो ये भी आनंद स्टेट करવું पड़ेगा। यानी कब से तुमने इसको अप्लाई किया, और उसके कारण कंपैरिजन में कितने चेंजेस आए, वो सब तुमको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल इंक्लूड प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड अदर कंपेरेटिव कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा, लेकिन उसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन, इनकम दूसरी जो है ना, वो तो उसके अंदर साथ में इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब मटीरियलिटी, सिंपल है ये भी। अ कंपनी shall disclose by way of notes additional information any item of expenditure and income which exceed, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग से देखो मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है पहले। अगर मैंने समझोगे कोई भी खर्चा मेरे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स, मेरा टोटल सेल्स उसके 1% से ज्यादा होता है, तो उसको मुझे अलग हेड में बताना पड़ेगा, उसका नाम अलग से लिखना पड़ेगा।
बराबर नहीं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये जो इनकम है वो बैंक के चार्जेस के अंदर, सॉरी ये जो एक्सपेंस है वो बैंक चार्जेस के अंदर आ सकते हैं। मैंने ऐसा देख लिया, पर वो 1% रेवेन्यू से ज्यादा हो गया, तो मुझे उसको अलग से शो करना पड़ेगा। उसको बैंक चार्जेस में सीधा ऐड नहीं कर पाऊंगा मैं, समझे? तो याद रखो, 1 लाख रुपए या तो 1% ऑफ सेल्स, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, उसको आपको अलग से शो करना पड़ेगा। क्या बताया मैंने? 1%, ये फेज 1 है, याद रखो, ये एमसीक्यू है तुम्हारा, साइड पे लिख दो। 1% सेल से ज्यादा, टोटल सेल का 1% उससे ज्यादा हो, या तो 1 लाख, इन दोनों में से विच एवर इज हायर अगर हो, तो हम क्या करेंगे, उस आइटम को अलग से शो करेंगे एक्सपेंस के अंदर। लेकिन फेज 2 में क्या बताया गया, उसमें भी सेम, पर 1 लाख की जगह क्या कर दिया है, 10 लाख कर दिया है। समझे? फेज 1 और फेज 2 में क्या फर्क है? दोनों में 1% तो है ही, एक्सीड 1% तो है ही, लेकिन पहले में क्या है, फेज 1 में 1 लाख है, और यहाँ पे कितना है, 10 लाख है। अब ऑल्सो डिस्क्लोजर इज टू बी मेड ऑफ ऑल मटेरियल आइटम्स, दैट इज द आइटम्स इफ दे कुड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस दैट यूजर्स मेक ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर किसी आइटम के कारण या किसी एक्सपेंस के कारण या कोई इनकम के कारण डिसीजन मेकर का डिसीजन किसी चीज को लेने के अंदर चेंज हो जाता हो, यानी किसी चीज का डिसीजन तुम चेंज कर पाते हो, तो उसको भी अलग से शो करना पड़ेगा। बराबर? जैसे कि कोई ऐसा एक्सपेंस है जो एक्सपेंस के कारण मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर मेरे डिसीजन मेकिंग में फर्क आ सकता है, तो उस एक्सपेंस को मैं अलग से शो करूंगा, उसको डिस्क्लोज करूंगा अलग से। बराबर? अब अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, एक शेयर के ऊपर कितना कमाते हो तुम। बराबर? ये ईपीएस फाइंड आउट कैसे करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस शेयर को देने वाला डिविडेंड माइनस करो, और उसके बाद में जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं ना, वो सारे शेयर से उसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर से उसको डिवाइड कर दो, तो मिलेगा तुमको ईपीएस। ये ईपीएस पहले डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं था, डिवीजन 2 के अंदर ईपीएस कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों के अंदर ईपीएस अलग से डिस्क्लोज करना कंपलसरी हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है यहाँ पे। नो सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स विच इज इन लाइन विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, उसके लिए अलग से कोई डिस्क्लोजर नहीं करना है। ट्रेड रिसीवेबल, फेज 1 में, अरे सॉरी, डिवीजन 1 में, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, उस वक्त अपने जब बैलेंस शीट बना दें, तो मैंने डेटर्स में बोला था कि 6 महीने से ज्यादा वाले डेटर अलग करो, 6 महीने से कम वाले डेटर्स अलग करो। बराबर ने? तो वो यहाँ पे आपको लिखा है, देखो, एक्सीडिंग 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट दे आर ड्यू फॉर पेमेंट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। डिवीजन 2 में कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूड और गारंटी, कोई गारंटी, गारंटी का मतलब क्या, मैंने किसी को गारंटी दी हो कि भाई ये आदमी पैसे नहीं देगा तो वो पैसे मैं दे दूंगा, तो ये गारंटी हुई। समझे? तो ये गारंटीज, लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी पर्टेनिंग टू गारंटीज एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल गारंटीज, इसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी में कौन सी गारंटी आएगी, फाइनेंशियल गारंटी को छोड़ दो, बाकी सारी गारंटीज इसमें आएगी। फिर फाइनेंस कॉस्ट शेल बी क्लासिफाइड, देखो फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर बोरोइंग कॉस्ट, एप्लीकेबल नेट गेन और लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसलेशन। फॉरेन करेंसी खरीदने और बेचने में जो तुम्हारा प्रॉफिट या तो लॉस हुआ, वो यहाँ लिखा जाता था। ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्ट करने में, लेकिन अब क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो है ही। डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो भी यहाँ पे आएगा। एक्सचेंज डिफरेंस इज रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू बोरोइंग कॉस्ट। एक्सचेंज डिफरेंस यानी कौन सा, अगर मैंने 40 रुपये में डॉलर खरीदा था, बराबर, 39 रुपीज में बेचा, 1 रुपये का नुकसान हुआ, तो वो जो नुकसान हुआ ना, वो बोरोइंग यानी खरीदा बेचा कैसे होता है मैं बताऊं तुमको। अगर समझो मैंने किसी दूसरी कंट्री की बैंक से लोन ली मेरे बिजनेस के लिए, अफ्रीका में से मैंने लोन ली समझो। अब मैंने लोन ली, तो लोन मेरे पास फॉरेन करेंसी के अंदर आई होगी। अब फॉरेन करेंसी की प्राइस अगर बढ़ जाती है, मैंने अगर अफ्रीका की करेंसी को खरीदा, यहाँ यहाँ पे समझो कि 12 रुपये में खरीदा, मतलब पेमेंट करने के टाइम पे अगर मुझे 13 रुपये देने के आए,
तो 1 रुपए का जो डिफरेंस आएगा ना, वो बोरोइंग कॉस्ट के अंदर अपने एडजस्टमेंट करके लिख देते हैं कि थर्ड ईयर में आता है ये। बराबर। अब फोर्थ में क्या लिखा है, अदर बोरोइंग कॉस्ट, वो तो ऊपर लिखा ही था, डिवीजन 1 में भी था वो। अब रेवेन्यू, रेवेन्यू इज डिस्क्लोज एज सेल्स नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी माइनस करके लिखते थे। अब इसके अंदर रेवेन्यू में क्या आएगा, एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड आएगी। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर होती है, मैन्युफैक्चरिंग किए जाने वाले गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। नेचुरल गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नॉर्मली नहीं लगाते। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट विथ मोर देन 12 months मैच्योरिटी शुड बी क्लासिफाइड अंडर अदर बैंक बैलेंसेस। अब बैंक डिपॉजिट विथ मोर देन 12 months मैच्योरिटी शुड बी क्लासिफाइड अंदर अदर फाइनेंशियल असेट। 12 से ज्यादा महीने के लिए मैच्योरिटी बाकी हो ने, तो हम क्या करेंगे, उसको अदर फाइनेंशियल एसेट में लिखेंगे, एमसीक्यू साइड पे लिख देना। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाज रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू रिजर्व। उसको कहाँ पे लिखा जाता था, रिजर्व, एडजस्टमेंट टू रिजर्व में लिखा जाता था। अब इसको कहाँ लिखा जाता है, एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, एमसीक्यू साइड पे। अब देखो, प्रायर पीरियड आइटम्स, अ सेपरेट डिस्क्लोजर वाज रिक्वायर्ड फॉर प्रायर पीरियड आइटम्स। सेपरेट डिस्क्लोजर, प्रायर पीरियड का मतलब, अगर तुमने बिजनेस को कोई भी चीज ऐसी के पहले के पीरियड की अगर, यानी मतलब पिछले साल की बाकी हो या तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले की बाकी हो, तो उसके लिए अपने सेपरेट डिस्क्लोजर रखते थे। अब यहाँ पे नो कंसेप्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम, क्योंकि एनी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिक्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स रीस्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव पीरियड। ये कहाँ पे बोला था मैंने, देखो अभी जब ने इसको देखा, कब, एफ के अंदर देखा था, सेकंड में। बराबर ने, प्रायर पीरियड आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑलरेडी मिल जाती है। फिर राउंडिंग ऑफ डिस्क्लोजर, depending upon the turnover of the company, the figures appearing in the financial statements may be rounded off as given in Indian non-Indian accounting standard schedule 3। और यहाँ पे depending upon the turnover of the company, the figures appearing in the financial statement shall be rounded off as given in Indian accounting standard 3। ये दोनों अलग अलग है, खाली इसमें नॉन इंडियन है या इंडियन है, बाकी खाली फर्क कोई भी नहीं है। अब राउंडेड ऑफ समझा रहा हूं अभी कि कैसे राउंडेड ऑफ करेंगे। फिर प्रपोज डिविडेंड लास्ट है, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर द पीरियड। ये मैं बता रहा था तुमको कि प्रपोज डिविडेंड जब भी लिखा हो उसको नोट में लिख देना है। पहले प्रपोज डिविडेंड की अपने एंट्री करते थे, देखो कैसे एंट्री करते थे, एंड द रिलेटेड अमाउंट पर शेयर शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। एरियर्स ऑफ फिक्स a cumulative dividend on preference share shall be disclosed separately. As for contingencies and event occurring after the balance sheet date, revised 2016, proposed dividend needs to be adjusted in the financial statement। पहले proposed dividend को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते थे, कहाँ लिखते थे, रिटेन्ड अर्निंग का जो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसके अंदर अपने लास्ट में लिखते थे। लेकिन अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये बताया गया है कि इसको शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करने की आपको जरूरत नहीं है। खाली एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शैल आल्सो बी डिस्क्लोज सेपरेटली। इररिडीमेबल हो ने तब की बात है, इररिडीमेबल का मतलब जिसके पैसे वापस रिटर्न नहीं जाने वाले। अब देखो, मैं राउंडिंग ऑफ वाला बता रहा हूँ, पेज नंबर आपको बोलूंगा। अच्छा, पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, पेज नंबर 16 निकाले, पेज नंबर 16 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पेंसिल हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू 3 4 तो है ही। द टर्म डिविडेंड रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन लोगों के बीच में जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को खरीदे हैं, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बराबर ने, डिविडेंड
किसके ऊपर दिया जाता है, ध्यान देना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, अंडरलाइन करो, एंड द राइट्स अटैचिंग टू द वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर। और कितने उसके ऊपर राइट्स है, उसके ऊपर अगर डिविडेंड राइट परसेंटेज वाइज दिया हो डायरेक्टली, आपको परसेंटेज दे दिए गए उसके अंदर, तो ये है तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड। वो उससे ज्यादा देने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो वो भी प्रोविजन कर सकते हो। अब देखो ये आता है 2.5 मार्क्स का, अप्रैल 2016 में पूछा गया था, लिखा है। राइट, ये शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, समझे। ये तो कब के लिए है कि इन केस अगर कोई क्वेश्चन के अंदर अटवा जाए और लगता है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, तो ऐसी थियरी काम लगती है। मैं बीच में आपको ऊपर भी बताऊंगा बहुत सारे। 3 फेज के अंदर इसकी थियरी कंप्लीट करनी है तुमको। राइट, फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट थियरी, उसका वीडियो में भेज चुका हूँ तुमको। पहले यूनिट की पूरी थियरी का 1 घंटे ऊपर की वीडियो है, मेरे ख्याल से बना 45-49 मिनट्स का कुछ है। राइट, और ये भी इसी तरह से मैं भेजूंगा। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम के दिन ये काम लगेगा तुमको। क्योंकि एमसीक्यूज है ने, सम्स इतने ज्यादा आते नहीं है। 25 एमसीक्यू में से तुम्हारे ने 12 से 13 तो है ना थियरी के क्वेश्चन हो गए। बराबर, तो समझे बिना तो याद होना नहीं है। और वो जो बोलता हूँ बीच बीच में मैं अभी, कि ये अंडरलाइन करना है, ये अंडरलाइन करना है, वो अगर कोई भूल भी गया हो या कोई एब्सेंट रहा हो तो इसके लिए ये करा जाता है। बराबर नहीं। तो देखो अभी, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट, पहली बात ध्यान देना, पहली बात ध्यान देना, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करो, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। बराबर। अब तुम डिविडेंड दे सकते हो, मैं इसका मतलब समझा दूं पहले, ये लिखा क्या है इसके अंदर। डिविडेंड प्रोवाइड कर सकते हो, करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे पास पिछले साल का प्रॉफिट है तो उसमें से भी तुम प्रोवाइड कर सकते हो डिविडेंड, लेकिन उसके लिए आपको पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, उस साल का भी। यानी हर साल के डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट के अंदर से, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बचे हुए प्रॉफिट के अंदर से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना पड़ता है। ओके, पहली बात समझ में आई है। तो क्या लिखा है देखो, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर अराइव्ड एट, आफ्टर अलाइन करो, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 2, or out of the profit of the company for any previous financial year or years arrived at after providing for depreciation in accordance with the provisions of Schedule 2 and remaining undistributed or out of both। यानी पुराने प्रॉफिट में से भी डिविडेंड दे सकते हो, करंट ईयर के प्रॉफिट में से भी डिविडेंड दे सकते हो, पर शर्त खाली इतनी बात की है ना कि जो भी डिविडेंड तुमने दिया उसके अंदर से पहले डेप्रिसिएशन का प्रोविजन शेड्यूल 2 के हिसाब से हो जाना चाहिए। मन में आ गई बात। आगे देखो, out of money provided by the central government or state government for the payment of dividend by the company in pursuance of a guarantee given by that government, in the underline करो, given in pursuance of a guarantee given by that government। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट डिविडेंड पे करने के लिए अगर कोई गारंटी दे रही है, बराबर नहीं, तो उसमें से भी अपने क्या करेंगे, उस अमाउंट के अंदर से भी अपने डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। द कंपनी हैज टू ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट में कंसिडर अप्रोप्रिएट, अंडरलाइन करो, परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट को अंडरलाइन करो, और उसके बाद नीचे लिखा है अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व ऑफ द कंपनी। यानी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जनरल रिजर्व में या स्टेचुटरी रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होना चाहिए वो ट्रांसफर करना है, फिर बचे हुए अमाउंट के अंदर से डिविडेंड आपको देना है। राइट, फिर नो डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व्स, अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट, फ्री रिजर्व का मतलब क्या, फ्री रिजर्व का मतलब कि जिसके ऊपर किसी का कोई भी कर्जा बाकी ना हो, और जो रिजर्व तुमने क्रिएट किए कैश प्रॉफिट के अंदर से, उसको फ्री रिजर्व बोला जाता है। जैसे अगर मैं असेट को रीवैल्यूएशन करता हूं ना, तो असेट को रीवैल्यूएशन करने से जो रिजर्व क्रिएट होती है ना, वो रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है।
क्योंकि वो रिजर्व तो पहले खाली एक अकाउंटिंग एंट्री है। 4 लाख की एसेट अगर 5 लाख की हो जाए तो 1 लाख का फायदा हुआ, वो रिजर्व में जाएगा। बराबर। अब ये जो रिजर्व में गया उसमें कैश कहाँ आई तुम्हारे पास, तुम बेचने कहाँ गए थे? तो ये फ्री रिजर्व नहीं हुई। समझे? तो फ्री रिजर्व में से ही खाली अपने डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। अब आया तुम्हारा वो क्वेश्चन जो मैंने तुमको करवाया था एक, कि अगर 15% या तो 10% पेड अप कैपिटल का जो करते हैं, वो ये रूल देखो। इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, यानी तुम्हारे पास प्रॉफिट ना हो या प्रॉफिट कम हो, एनी कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्न बाय इट इन प्रीवियस ईयर। यानी पुराने साल के प्रॉफिट में से अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो एंड ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द रिजर्व्स, सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड shall not be made except in accordance with the company's declaration and payment of dividend rules 2014। ये रूल है। बराबर। और ये रूल मैं अभी समझा रहा हूँ, देखो। उस टाइम पे अपने एक बहुत बराबर से सम के अंदर डिस्कस किया था, 3 कंडीशन होती है उसके अंदर। देखो, पहली कंडीशन, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शेल नॉट एक्सीड, अंडरलाइन करो, शेल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स, the average of the rates at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding that year। यानी अगर ये साल कौन सा चल रहा है, 24-25 चल रहा है, इस साल को कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो पास प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अब पास प्रॉफिट यानी 23-24 के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो। अब 23-24 में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। बराबर। 23-24 में कंपनी के पास लॉस है, और उसके आगे वाले साल के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हुआ है, और उसके पास प्रॉफिट जमा भी है, उसका रिजर्व के अंदर पैसा जमा भी है। तो पहली कंडीशन, 23-24 के अंदर जो डिविडेंड आप डिक्लेयर करना चाहते हो वो 22-23, 21-22 और 20-21, 2021, 21-22 एंड 22-23 के प्रॉफिट के 3 साल का डिविडेंड का जो एवरेज निकले ना, वो 3 साल के डिविडेंड का तुमने उस टाइम पे जो डिक्लेयर किया था डिविडेंड, उसका एवरेज निकालने का। यानी एक साल 11% दिया हो, एक साल 12% दिया हो, एक साल तुमने 10% दिया हो, तो तीनों का एवरेज निकालने से कितना बनेगा, 11%। तो 11% आप मैक्सिमम दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो, 11% मैक्सिमम। आप 5% देना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 15% देना चाहो नॉट पॉसिबल। ज्यादा नहीं दे सकते, कम देना चाहो तुम्हारी मर्जी। समझ में बात आई? कितना होना चाहिए, 3 साल का एवरेज, लेकिन कौन से साल, जिस साल आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है उसके प्रीवियस ईयर के आगे के कितने, 3 साल का तुमको एवरेज निकालने का, डिविडेंड जो पे किया उसका। समझ में आ गई बात पहली? क्या? 3 साल का एवरेज डिविडेंड जो तुमने डिक्लेयर किया था उसका, प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी which has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial year। लेकिन अगर किसी कंपनी ने इससे पहले 3 साल कभी डिविडेंड डिक्लेयर ना किया हो तो ये रूल उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। बराबर नहीं? द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट shall not exceed, अंडरलाइन करो, 1/10 ऑफ द सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। वहां तक ये किया था आपने, 1/10 नहीं, अपने 10% किया था। अपने क्या करते, 1/10 यानी 10% समझ हुआ? तो 10% किसके अंदर से, शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों को मिला दो। पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथोराइज नहीं, कौन सी, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व खाली। इसमें कौन सा वाला रिजर्व नहीं आएगा, वही रिवैल्यूएशन रिजर्व इसके अंदर नहीं आएगा। द अमाउंट सो ड्रॉन शेल फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेज इनकर्ड इन दैट फाइनेंशियल। यानी, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले तो आप लॉसेस को सेट ऑफ, अंडरलाइन करो, सेट ऑफ द लॉसेस को, इतना ही खाली। तो पहले उस ईयर के लॉस को सेट ऑफ करो। उसके बाद तुमने पैसा विड्रॉ कर लिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद क्या लिखा गया है, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल, अंडरलाइन करो, शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें फ्री रिजर्व नहीं, खाली पेड अप शेयर कैपिटल। यानी पेड अप शेयर कैपिटल का 15% निकालो, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद तुम्हारी फ्री रिजर्व में से बचा हुआ पैसा चेक करो, वो 15% से नीचे नहीं चला जाना चाहिए। 15% से ज्यादा होने तो अलाउड है। पैसा देने के बाद बचा हुआ पैसा 15% से ज्यादा होना चाहिए। 15% या तो 15% से ज्यादा होना चाहिए, किसके अंदर, खाली पेड अप कैपिटल, इसमें फ्री रिजर्व नहीं देखने की। तो दो बातें याद रखनी है।
3 साल का वो तो समझ में आ गया कि 3 साल का डिविडेंड का एवरेज निकालेंगे। दूसरा क्या था? 1/10 पेड अप कैपिटल और रिजर्व, उससे ज्यादा तुम नहीं दे सकते। और तीसरा, तीसरा कौन सा? कि एक बार तुमने डिविडेंड पे कर दिया, उसके बाद में तुम्हारे रिजर्व में बचे हुए पैसे तुम्हारी पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं हो जाने चाहिए। समझ में आ गई बात? नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरीड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस ईयर। तो आगे भी बताया मैंने, प्रीवियस ईयर के अंदर करंट ईयर का जो भी तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन का जो बाकी है ना, वो सब पहले निकालो, उसके बाद और अगर कोई भी लॉस अगर है ना तुम्हारा, तो लॉस को सेट ऑफ करेंगे अपने। अब ई देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द सरप्लस प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सोट टू बी डिक्लेयर। यानी कभी भी इंटरिम डिविडेंड दिया जा सकता है, बराबर। इंटरिम यानी साल के बीच में डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड अनऑडिटेड अकाउंट के अंदर से आता है, समझे? तो लास्ट में तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कंपनी को कि तुमने डिविडेंड दिया वो बराबर दिया कि नहीं। In case the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at the rate higher than the average dividend declared by the company during, वही है सेम। यानी अगर समझो, एक ध्यान देना, 3-3 महीने के अंदर तुम रिपोर्ट अपना सबमिट कराते हो, क्वार्टरली रिपोर्ट कंपनी हमेशा सबमिट कराती है। ये पहला 3 महीने का टाइम पीरियड गया, उस वक्त कंपनी को लॉस हुआ, फिर भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, तो जो कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? पिछले सालों 3 सालों के जो डिविडेंड डिक्लेयर किया ने, उसका एवरेज उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर। इंटरिम डिविडेंड का एवरेज उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड, अंडरलाइन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विद इन 5 डेज, विद इन 5 डेज। दूसरी लाइन में, शेड्यूल बैंक के अंदर एक बार तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड, तो 5 दिन के अंदर तुमको वो पैसा शेड्यूल बैंक के अंदर जमा करवा देना पड़ेगा कंपनी को, 5 दिन के अंदर। नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर therein except to the registered shareholder of such share or to his order or to his banker and shall not be payable except in cash। अंडरलाइन करो, सिर्फ कैश में डिविडेंड पे कर सकते हैं, बाकी किसी भी तरह से डिविडेंड नहीं पे कर सकते। तो अगर कोई जगह पे तुमको गिफ्ट मिलती है, कोई जगह पे तुमको बोनस शेयर मिलता है, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिविडेंड, समझे? कोई कंपनी अगर बोनस शेयर डिक्लेयर करती है ना, तो मत समझना कि डिविडेंड भी इसमें से आ गया। डिविडेंड अलग, बोनस अलग। तो खाली एक्सेप्ट कैश में अपने दे सकते हैं, यानी सॉरी, कैश में दे सकते हैं, कैश के सिवा नहीं डिविडेंड। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व ऑफ अ कंपनी। नहीं काम का, जाने दो। इसमें ने ये लिखा गया है कि कैश में दे सकते हो, चेक से दे सकते हो, वारंट इशू कर सकते हो डिविडेंड का, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ट्रांसफर। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांसफर, कोई चेक वेक नहीं मिलता। चेक मिलता था पुराना, अब तो वो बंद हो गया है, क्योंकि जिनके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स अभी तक नहीं है उनको डिविडेंड मिलना, कंपनी ने क्या कर दिया, जमा करने का चालू किया है ऐसा। A company which fails to comply with the provisions of section 73-74 shall not, so long as such failure continues, declare any dividend on its equity share। यानी प्रोविजन 73-74 का अगर नहीं मानती, तो वो जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगी तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अब इन टेबल एफ अंडरलाइन करना, ये टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोविजन से डिविडेंड और रिजर्व के बारे में बताया गया है कि कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, बट जो बोर्ड रिकमेंड करे ना, उससे ज्यादा डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना रिकमेंड किया ना, उससे ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। फिर दूसरा, द बोर्ड में टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, पे टू द मेंबर्स सच इंटरिम डिविडेंड जो उसके प्रॉफिट के लिए बराबर हो, बराबर। फिर द बोर्ड में बिफोर रिकमेंडिंग एनी डिविडेंड सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सच सम्स as it thinks fit as a reserve or reserves which shall as the discretion of the board be applicable for any purpose to which the profit of the company may be properly applied including provision for meeting contingencies। मतलब सब जगह पे डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले सारा वो पैसा साइड पे रख दो जो पैसे की तुमको फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है।
यानी पहले तुम किसका पैसा साइड पे, जनरल रिजर्व का पैसा हटाओगे, कंटिजेंसीज का पैसा हटाओगे। कंटिजेंसी यानी फ्यूचर में आने वाले कोई भी एक्सीडेंटल खर्चे, वो सबके पैसे साइड पे हटाओगे। उसके बाद तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे। और द बोर्ड में थिंक में ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड एनी प्रॉफिट विच इट मे कंसिडर नेसेसरी not to divide without setting them aside as a reserve, year in which dividend is declared before any dividend in respect of equity share is declared। यानी कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट कर सकती है, विच इट मे नॉट मे कंसिडर नेसेसरी नॉट टू डिवाइड विदाउट सेटिंग देम असाइड एज अ रिजर्व। यानी वो कैरी फॉरवर्ड पैसा जो बचा है ना, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, क्योंकि हमने बैलेंस शीट के अंदर कई बार रिटेन अर्निंग के स्टेटमेंट में बैलेंस शीट से पहले अपने लिखा है, पीएनएल अकाउंट पिछले साल का जो बचा हुआ है वो लिखते हैं अपने। तो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि सारा प्रॉफिट बांट दिया जाए। क्लियर। अब अब ये वाला देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी पेज पे नीचे है, 2 पॉइंट है, वो खत्म करें। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, एक एमसीक्यू इसमें से आएगा आज कंपलसरी। एप्लीकेबिलिटी याद रखो, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ या तो उससे ज्यादा। नेटवर्थ यानी शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, बराबर। दूसरा टर्नओवर, यानी कंपनी का पूरा सेल्स, पूरे साल के अंदर कंपनी ने जितनी बार सेल्स किया वो 1,000 करोड़ या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, देखो, बोर्ड टू स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। अंडरलाइन करो, कितना, 2% खाली, average net profit of the company made during preceding 3 financial years in pursuance of CSR policy। CSR पॉलिसी का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। और याद रखो, इसका है ना, आपको कमेटी भी बनानी पड़ती है कि तुमने जो पैसा साइड पे रखा, उसका खर्चा तुमने कहाँ पे किया, उसका हिसाब भी तुमको सीएसआर कमेटी को सबमिट करना पड़ता है। और ये गवर्नमेंट इसके ऊपर सीधी वॉच रखती है। यानी कंपनीज है ना, हर बार 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी, 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ वाली कंपनी, और 1,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करो तो आपको अपने 3 साल के, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के मिनिमम 2% सीएसआर के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, साइड पे रखने पड़ेंगे। और वो पैसा आपने कहाँ खर्च किया उसका हिसाब भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हर कंपनी के लिए लागू होती है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। और ये 3 कंडीशन याद रही, नेटवर्थ 500 करोड़, 1,000 करोड़ का टर्नओवर, प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, 3 बातें। तो कितना, एटलीस्ट 2%, याद रहेगा ये। अब डीडीटी, डीडीटी निकल गया है, कब से ये लिखा है देखो, 1 अप्रैल 2020। इसीलिए मैंने जब तुमको ये पैम्फलेट बना के दिया तो उसके अंदर पुराने पेपर्स के बहुत सारे ऐसे सम्स थे जिसके अंदर डीडीटी का प्रोविजन था, तो उसको मुझे हटाना पड़ा था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसको, कि मैंने मॉडिफाई किया है उसको, बराबर ने सम को। अब कॉर्पोरेट टैक्स, रेट ऑफ टैक्स फॉर डोमेस्टिक कंपनी, याद रखें कॉर्पोरेट टैक्स कितना लगता है। ये देखो, अगर टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर का मतलब सेल, ग्रॉस रिसीट सर्विस के लिए होता है, सर्विस सेक्टर वाले रिसीट, उसका टर्नओवर थोड़ा होता है, उसमें जितना पैसा मिलता है वही रिसीट, ग्रॉस रिसीट 400 करोड़ से ज्यादा ना हो तो 25%। अगर ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बी ए, 25%। इफ ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बी डबल ए, तो 22%। इफ ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 बी बी ए, तो 15%। बी ए बी, सॉरी, हाँ। एंड एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी के लिए कितना, 30%, डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडियन कंपनी। अब सरचार्ज, ये भी आता है एमसीक्यू में, ये ऊपर जो लिखा है ना अभी टेबल तुमने पढ़ा ने, उसमें से भी एक एमसीक्यू आएगा। व्हाट इज सरचार्ज? Surcharge is an additional charge levied for persons earning income above the specified limits. It is charged on the amount of income tax calculated as per applicable rates. 7% taxable income above 1 crore up to 10 crore, कितना सरचार्ज लगता है, 60%। याद रखो, ये 60% किसके ऊपर लगता है, इट इज चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अमाउंट के ऊपर, तुम्हारी इनकम पे नहीं, तुमने इनकम टैक्स निकाला, बराबर 25% जैसा समझो, उसके ऊपर 25% के ऊपर 60%, समझे ने, यानी टोटल अमाउंट पे नहीं।
अब 12% टैक्सेबल इनकम अबाउट 10 करोड़, और 10% इफ कंपनी ऑप्टिंग फॉर टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BAA और अंडर सेक्शन 115 BAB। ये हम टैक्सेशन में सीखेंगे, ये है, इसलिए अभी यहाँ पे इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं अपने। राइट, अब सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देन वी आर डन। तो देखो, उसके ऊपर है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। शेड्यूल 2 के अंदर ये बताया गया है, इसको अंडरलाइन करें, सेकेंड लाइन में लास्ट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो देखो इसकी डेफिनेशन दी है। डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिकली अलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी ये किसके ऊपर निकाला जाए, नॉर्मली ये कॉस्ट के ऊपर निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन निकालने के टाइम पे, उस एसेट के खरीदने के टाइम पे जितना भी तुमने खर्चा किया वो सारा खर्चा उसके साथ ऐड किया जाता है, बराबर नहीं, वो हम जानते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर रिपेयरिंग चार्जेस, ये सब उसके साथ में ऐड किया जाता है। द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट substituted for cost less its residual value. The useful life of an asset is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity. कितने साल तक ये एसेट हमारे लिए काम करेगी, ये तुम्हारी यूजफुल लाइफ। और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन or similar units expected to be obtained from the asset by the entity. The term depreciation includes, underline करना, amortization। amortization हमेशा intangible asset का होता है, अदृश्य मिलकर। Companies provide whose financial statement comply with the accounting standards prescribed for such class of companies under Section 133 shall have the useful life of an asset indicated in Part C of the Schedule 2। ये Part C और Schedule 2 को भी अंडरलाइन करें। In respect of other companies, the useful life of an asset shall not be longer than the useful life, and the residual value shall not be higher than the prescribed in Part C। यानी पार्ट सी के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया है ना, उससे ज्यादा रेसिडुअल लाइफ आप समझ नहीं सकते, बता नहीं सकते किसी को ऐसा, ये इतनी टाइम पीरियड के अंदर आपको एसेट को खत्म करना पड़े, बराबर। अब देखो तुमने डेप्रिसिएशन देखा था, तो उस वक्त अपने मशीन के ऊपर 18.10% देखते थे, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, ये फिक्स है। ये टैक्सेशन के पर्पस के लिए ये 18.10%, बिल्डिंग के लिए 9.5% होता है, बराबर। और उसी तरह से अपने फर्नीचर के लिए 25.89% देते हैं। तो ये अलग अलग डेप्रिसिएशन का रेट्स है ना, पहले से बता दिए गए हैं। और याद रखो WDV मेथड फॉलो की जाती है, पर लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता, बराबर नहीं। फॉर इंटेंजिबल असेट्स provisions of accounting standards shall apply, and the useful lives of the various tangible assets are given in Schedule 2 of the Companies Act 2013। यूजफुल लाइफ सब किस में दिया है, टेंजिबल एसेट की शेड्यूल 2 के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, ये आपको अंडरलाइन करना है शेड्यूल 2 में। ओके, तो ये जितनी भी थियरी अपने अलग शेड्यूल को छोड़ के, मतलब नोट्स को छोड़ के, बैलेंस शीट और P&L को छोड़ के बाकी थी वो की। अब कल सिर्फ बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे, और फिर उसके बाद में सिर्फ P&L अकाउंट के ऊपर।